नमस्कार। कभी सोचा है कि त्योहारों के मौसम में हवाई जहाज के टिकट इतने महंगे क्यों हो जाते हैं? या फिर ऑनलाइन सेल में चीजों की कीमतें अचानक से इतनी कम कैसे हो जाती हैं? इन सब सवालों का जवाब ना इकोनॉमिक्स के एक बहुत ही मजेदार आइडिया में छिपा है, और वो है मांग का सिद्धांत। चलिए आज मिलकर पता लगाते हैं कि ये हमारी दुनिया और हमारी खरीदने के फैसलों को कैसे चलाता है। भाई इसका जवाब तो बहुत आसान लगता है ना? एक ठंडी ठंडी आइसक्रीम को कौन ही मना करेगा। लेकिन इकोनॉमिक्स की दुनिया में किसी चीज की चाहत रखना कहानी की बस एक शुरुआत है। अर्थशास्त्री इसे मांग नहीं कहते। आइसक्रीम खाने की इस इच्छा को असली आर्थिक मांग बनने के लिए पहेली के दो और जरूरी टुकड़ों का जुड़ना बाकी है। आइए अब इस पहेली को सुलझाते हैं। आज हम क्या क्या समझने वाले हैं? सबसे पहले कि मांग असल में है क्या। फिर देखेंगे कि इसे नापते कैसे हैं, इसके पीछे का सबसे बड़ा नियम क्या है, कौन सी चीजें इससे बदल सकती हैं, और हाँ, आखिर में कुछ ऐसे हैरान करने वाले मामले भी देखेंगे जहां ये नियम काम ही नहीं करता। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल ये है, एक स्पोर्ट्स कार खरीदने के सपने में और उसकी असली मांग में क्या फर्क है? जवाब छिपा है इसकी परिभाषा के अंदर। तो देखिए, असली मांग एक तिकड़ी की तरह है। पहला, किसी चीज को पाने की इच्छा। दूसरा, उसे खरीदने की क्षमता, मतलब जेब में पैसे भी तो होने चाहिए। और तीसरा, उन पैसों को खर्च करने की तैयारी। अगर इन तीन में से एक भी चीज गायब है तो वो बस एक सपना रह जाता है, आर्थिक मांग नहीं बनता। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि मांग क्या है। लेकिन कंपनियां ये कैसे पता लगाती हैं कि उनके प्रोडक्ट की असल में कितनी मांग है? वो इसे नापती हैं। चलिए देखते हैं कैसे, पहले एक इंसान के लिए और फिर पूरे बाजार के लिए। हम अपने आइसक्रीम के उदाहरण पर ही वापस आते हैं। मान लीजिए हमें सिर्फ एक व्यक्ति की आइसक्रीम की मांग को समझना है। ये जो टेबल है, जिसे मांग अनुसूची कहते हैं, ये एक सीधी सी बात बता रही है। आइसक्रीम जितनी सस्ती होगी, लोग उतना ही ज्यादा चाहेंगे। जब कीमत सिर्फ ₹1 है तो 4 स्कूप की मांग है। लेकिन जैसे ही कीमत ₹4 होती है, मांग घटकर सिर्फ 1 रह जाती है। एक साफ पैटर्न दिख रहा है ना? अब अगर हम इन्हीं नंबरों को एक ग्राफ पर उतारें तो हमें मिलता है मशहूर मांग वक्र या डिमांड कर्व। ये हमेशा ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ ही होता है। ये एक सीधी सी सच्चाई की तस्वीर है। कीमत ज्यादा तो मांग कम, कीमत कम तो मांग ज्यादा। ये तो हुई एक इंसान की बात, लेकिन असली दुनिया में तो लाखों ग्राहक होते हैं। तो फिर पूरे बाजार की मांग का पता कैसे चलता है? इसका जवाब ना बहुत ही आसान है। हम बस सबको जोड़ देते हैं। इस टेबल को देखिए। ₹1 की कीमत पर व्यक्ति ए 4 स्कूप चाहता है और व्यक्ति बी 5। तो बाजार की कुल मांग कितनी हुई? 9। बस इसी आसान से तरीके को हर कीमत के लिए दोहराया जाता है। और ठीक जैसे हमने टेबल को जोड़ा, वैसे ही हम अलग अलग मांग वक्रों को भी जोड़ सकते हैं। सोचे कि हम हर कीमत पर हर व्यक्ति की मांगी गई मात्रा को एक साथ मिला रहे हैं। नतीजा होता है बाजार का मांग वक्र। हाँ, ये थोड़ा चौड़ा होता है, लेकिन इसका ढलान भी नीचे की ओर ही रहता है। तो अब हम उस बुनियादी नियम पर आते हैं जो इस पूरे खेल को कंट्रोल करता है। इसे कहते हैं मांग का नियम। ये नियम कहता है, और ये सबसे जरूरी बात है, कि अन्य बातें समान रहने पर जब किसी चीज की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग घट जाती है, और जब कीमत घटती है तो मांग बढ़ जाती है। बस यही वो उल्टा रिश्ता है जो बाजार को चलाता है। हमने ये तो देख लिया कि मांग वक्र नीचे की ओर झुकता है, पर सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? इसके पीछे की असली वजह क्या है? इसके पीछे कई दिलचस्प वजह हैं। सोचिए, गर्मी के दिन में आइसक्रीम का पहला स्कूप कितना मजेदार होता है। दूसरा भी अच्छा लगता है, लेकिन चौथा शायद उतना नहीं। इसे कहते हैं घटती सीमांत उपयोगिता। या फिर सोचिए, अगर कॉफी अचानक बहुत महंगी हो जाए तो ज्यादातर लोग क्या करेंगे? चाय पीना शुरू कर देंगे। यह है प्रतिस्थापन प्रभाव। यही सब ताकतें मिलकर मांग वक्र को नीचे की ओर झुकाती हैं। अभी तक हम सिर्फ चीज की अपनी कीमत की ही बात कर रहे थे, लेकिन असल दुनिया इससे कई ज्यादा उलझी हुई है। कई और भी ताकतें हैं जो हमारे खरीदने के फैसलों को बदल सकती हैं, कभी कभी तो कीमत से भी ज्यादा। आइए इन ताकतों पर एक नजर डालते हैं। अपनी सुबह की कॉफी के बारे में सोचिए। अगर कॉफी के दाम आसमान छूने लगे तो क्या करेंगे? शायद चाय पीना शुरू कर देंगे। ये एक क्लासिक स्थानापन्न वस्तु है। और कार का क्या? अगर पेट्रोल के दाम बढ़ जाएं तो शायद एक नई कम पेट्रोल खाने वाली गाड़ी खरीदने के बारे में 2 बार सोचा जाएगा। कार और पेट्रोल पूरक वस्तुएं हैं, और जाहिर है आमदनी और पसंद नापसंद भी बहुत बड़ा रोल निभाती हैं।
और जब हम पूरे बाजार को देखते हैं तो और भी बड़ी ताकतें काम करती हैं। देश की बढ़ती आबादी का मतलब है ज्यादा ग्राहक। सरकार का लगाया हुआ कोई नया टैक्स कोल्ड ड्रिंक्स की मांग कम कर सकता है। और हां, मौसम को कैसे भूल सकते हैं। गर्मियों की एक लहर आइसक्रीम और एसी की मांग में जैसे विस्फोट ला देती है। अब तक हमने जो भी नियम देखे वो ज्यादातर समय काम करते हैं, लेकिन क्या हमेशा? चलिए अब इस विश्लेषण के सबसे दिलचस्प हिस्से की ओर बढ़ते हैं। हैरान करने वाला जवाब है नहीं। कुछ दुर्लभ लेकिन बहुत ही दिलचस्प मामले ऐसे भी हैं जहां इकोनॉमिक्स की दुनिया उल्टी हो जाती है। ऐसी स्थितियां जहां ज्यादा कीमत लोगों को कम नहीं बल्कि ज्यादा खरीदने पर मजबूर कर देती हैं। इसका सबसे मशहूर उदाहरण है गिफिन वस्तुएं। कल्पना कीजिए 19वीं सदी के आयरलैंड की, जहां एक बहुत गरीब परिवार गुजारे के लिए मुख्य रूप से सस्ते आलू पर निर्भर है। अब सोचिए, अगर आलू की कीमत कम हो जाए तो क्या होगा? उस परिवार के पास अब थोड़े पैसे ज्यादा बचेंगे। वो उन बचे हुए पैसों से और आलू नहीं खरीदेंगे, बल्कि शायद पहली बार थोड़ा सा महंगा मांस खरीदेंगे। अजीब बात है, लेकिन आलू के सस्ते होने से उसकी मांग और भी घट गई। इसके अलावा और भी अजीब मामले हैं। सोचिए महंगी घड़ियों या डिजाइनर हैंडबैग्स के बारे में। इन्हें वेबलेन गुड्स कहते हैं। यहाँ ऊंची कीमत ही चीज को आकर्षक बनाती है। अगर कीमत कम हो जाए तो उसका स्टेटस सिंबल खत्म हो जाएगा और मांग भी घट जाएगी। एक और कारण हो सकता है हमारी अज्ञानता। जब हम दो अनजान चीजों को देखते हैं तो अक्सर मान लेते हैं कि जो ज्यादा महंगी है वही बेहतर होगी, भले ही ऐसा सच न हो। तो हमने देखा कि मांग का सिद्धांत सिर्फ किताबों का कोई सूखा मॉडल नहीं है। ये वो अदृश्य शक्ति है जो हमारे बाजार और हमारी जेब को चलाती है। अगली बार जब शॉपिंग कार्ट में कुछ डाला जाए तो एक पल के लिए रुककर खुद से पूछिएगा, क्या यहां मांग के सीधे साधे नियम का पालन हो रहा है या शायद ये किसी दिलचस्प अपवाद का हिस्सा है? इसका जवाब आपको भी हैरान कर सकता है।